हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसमें हमने देखा था कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो कैसे होता था मैथमेटिकली, हम बोलते थे सेल्स, उसमें से लेस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें आता था जीपी। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था इस चीज़ को हम ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे दिखाते हैं। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे सेल रखते हैं, यहाँ पे परचेज होता है ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो यहाँ पे आता है डायरेक्ट एक्सपेंस भी, क्योंकि वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनेगा। और यहाँ पे लास्ट में मेरा आ जाता है जीपी। यह हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। एक और चीज जो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बोली थी, जब हमने पढ़ा था कि परचेज होगी, हो सकता है कुछ गुड्स को हम वापस बेचेंगे, उनको क्या बोलते हैं हम, परचेज रिटर्न्स। और इसी तरीके से अगर मैंने सेल कर दी और कुछ गुड्स मेरे कस्टमर ने मुझे वापस दिया, उसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। जब ये परचेज रिटर्न होती है या सेल रिटर्न होती है तो इसका भी हम अपना अपना अकाउंट खोलते हैं। तो जब परचेज रिटर्न करते हैं, जब हम क्रेडिटर को वापस देते हैं माल, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और अगर कैश में किसी से परचेज करते हैं तो उसे कैश वापस लेते हैं, तब हमारे पास कैश आता है और हम उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो हमने अगर साल में 7 लाख की परचेज कर ली और 1 लाख का माल वापस ले लिया, तो परचेज में कितना होगा डेबिट, सर परचेज अकाउंट जो में होगा वहां पे 7 लाख का डेबिट होगा और जो परचेज रिटर्न अकाउंट होगा वहां पे 1 लाख का क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज जब आएगा तो डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न जब होंगे तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न को जब हम परचेज यहाँ पे 7 लाख की दिखाते हैं, इधर हम लेस करते हैं परचेज रिटर्न 1 लाख की, मतलब टोटल परचेज जो हमारी 6 लाख की होती है। कैसे दिखाते हैं, परचेज अकाउंट से आएगा परचेज अकाउंट और उधर से परचेज रिटर्न अकाउंट से परचेज रिटर्न का बैलेंस आएगा, तो परचेज में से इधर ही लेस करते हैं। पहले ही लेस नहीं करते हैं, पहले अपना अलग अकाउंट रखते हैं। हम देखते हैं कि हमारी साल में कितनी परचेज रिटर्न होती है, कितने प्रोडक्ट्स हमें वापस देने पड़ते हैं, उसके लिए अलग से खाता रखते हैं। और साल के एंड में क्योंकि उसको क्लोज करना है, परचेज में से लेस परचेज रिटर्न करते हैं। इसी तरह से अगर सेल हमारी 10 लाख की होगी और आधे लाख का माल हमें वापस आया था, तो हम बोलेंगे सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 1.5 है, तो हमारी टोटल सेल होगी 9.5 लाख। समझ आई बात। तो हमारी नेट परचेज होगी 6 लाख, हमारी नेट सेल होगी 9.5 लाख। तो नेट सेल और नेट परचेज और ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, इस तरीके से हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम 2 स्टेज में निकालते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जहां से हमें जीपी पता चलता है, मतलब इस ट्रेडिंग से सेल परचेज से हमें कितना फायदा हो गया। उसमें से बाकी क्या करते हैं, फिर इस जीपी में से हम क्या करते हैं, फिर बाद में सर इसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं। इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो बचेगा उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये स्टेप जो है ये हम कहाँ पे करते हैं, ये हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करते हैं। और ये स्टेप जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम 2 स्टेज में निकालते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और फिर उसमें से जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करते हैं तो हमें पता चलता है उस बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है, जो कि हमारा एक गोल था कि हमें उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल जाए, और दूसरा गोल था कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, जो हम बैलेंस शीट में पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर आ गए और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नीचे आ गए। तो यहाँ पे अगर तुम विजुअलाइज करोगे, सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आ गए 4। अब बचे पीछे मेरे ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी चीज को समझेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। वंस हमें ये चीज समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फिर हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो बनाना बहुत आसान है, क्योंकि सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सीधे का सीधे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। बट दिक्कत सर हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होंगे, एक्सपेंसेस बहुत सारे होंगे, इनमें से कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है वो कैसे हमें पता चलेगा सर, वो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो, सेल परचेज तो पता ही है, वो जाएगा ट्रेड। मैं कुछ खर्चे लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो फिर मैं बोलूंगा तुमको ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है,
freight, wages, factory rent, salary, office rent, electricity expenses, टेलीफोन एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। तो मैंने यहां पर तुम्हें बोला एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, पहले इस पर फोकस करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस विच is directly attributable to the product, या तो उसको गुड्स बोलते हैं। जो गुड्स के साथ, जिन गुड्स में तुम डील करते हो, कोई भी खर्चा जो इनके साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तुम बोलोगे हाँ ये इस गुड्स के कंटेक्स्ट में खर्चा हो गया, तो वो क्या लाया जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बाकी जितने भी खर्चे रहेंगे वो जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब भी तुम किसी खर्चे को देखो, तुम्हें देखना है क्या इसका डायरेक्ट लिंक था इस गुड की कॉस्ट में डायरेक्ट लिंक था। अगर था तो वो बन जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ये जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो बाकी बचे जिनका कोई भी लिंक नहीं है इस गुड्स के साथ, जो टू रन द बिजनेस, रन करने के लिए खर्चे होते हैं, तो उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो जाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो कोई भी खर्चा जो होगा, 3-4 खर्चे ये खाली हुआ जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट होते हैं और वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। बाकी जितने भी खर्चे होते हैं वो जाते हैं प्रॉफिट लॉस में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से, which are directly attributed to the cost of the product या which form the part of the cost of the product। देखो तुम्हारे सिलेबस में ना सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, तो ये हम बोलते हैं ये ट्रेडिंग कंसर्न्स है, इनको हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स बोलते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस हो सकता है जिसको हमने डील नहीं किया। ट्रेडिंग क्या होता है, जो बाय और सेल करते हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो खुद बनाती है, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल लाते हैं, रॉ मटेरियल को फिर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे वो टायर बनाने की फैक्ट्री है, तो वो क्या करेगी, रबर लाएगी रॉ मटेरियल, फिर उसको क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी टायर्स, फिर इन टायर्स को बेचेगी। हो सकता है वो डायरेक्टली भी कुछ टायर लाए। तो वहां पे आकर कोई इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उनके लिए एक और अकाउंट बनता है। तो तुम्हारे सब्जेक्ट में वो चीज़ नहीं है, तुम्हारे में ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब सिर्फ जो ट्रेडर्स है उन्हीं का अकाउंट बनना है। उससे पहले एक अकाउंट बनता है उन कंसर्न्स में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप बोलते हैं फिर गुड्स कितने बनाए, बाय से कितने, तुम्हें वो चीज़ नहीं, तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब तुम्हारा किस लेवल का पूछा जाएगा, उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा जहाँ पे क्या होता है, बाय एंड सेल होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो भी वो प्रोडक्ट है दैट इन इटसेल्फ एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अगर मैंने रेडीमेड गारमेंट का एग्जांपल लिया तो मैं जो जीन्स लाता हूँ, ठीक है, और शर्ट्स, ये सारी चीजें जो है ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो तुम्हें देखना है कोई भी खर्चा जो किया, अगर इस गुड के लिए कर दिया है, इसके लिए कर दिया है, इसके परचेज के लिए या इसको अपने दुकान तक लाने के लिए जितने भी खर्चे हो गए, तुम याद रखो इनको सेल पोजीशन में बनाने के लिए, सेल पोजीशन तक पहुंचाने के लिए जितने भी खर्चे हो गए, ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूड, all the expenses incurred on these products, on these goods, to make them available for sale, to make them ready for sale, या to bring them in the shop, जितने भी वो खर्चे हो गए उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो एक प्रोडक्ट्स के कंटेक्स्ट में जितने भी खर्चे हो गए उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद जो खर्चे हो गए ओवरऑल बिजनेस को चलाने के लिए उनको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब कुछ एग्जांपल देंगे तो देखते हैं हमें डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ आ गया है। अब मैं बोलता हूं पहले सैलरी। सैलरी कब देते हैं सर? सैलरी देते हैं हम सैलरी किनको देते हैं सर? जो हमने स्टाफ रखा होता है उसकी सैलरी देते हैं।
अगर मैंने आपको एज एन अकाउंट रखा बिजनेस में, तो क्या आप प्रोडक्ट के साथ कोई डायरेक्ट लिंक है? नहीं सर, मेरा तो काम है अकाउंटिंग करना, तो मुझे जो सैलरी दी जाती है तो दैट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी तरीके से कौन होगा? सेल्समैन होगा। सेल्समैन क्या प्रोडक्ट से कोई लिंक है? नहीं सर, वो तो मेरा एम्प्लॉई है, तो ये बिजनेस चलाने के लिए खर्चा है, तो वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब फ्रेट जो होता है, फ्रेट का मतलब क्या होता है? किराया। क्या मतलब होता है? किराया। ये दो तरह का होता है, एक होता है फ्रेट इनवर्ड, जिसका दूसरा नाम शायद तुमने कहीं और पढ़ा होगा, कैरेज इनवर्ड। ठीक है, दूसरा होता है फ्रेट आउटवर्ड, जिसका दूसरा नाम होता है कैरेज आउटवर्ड। फ्रेट का मतलब क्या होता है? किराया। किराया इनवर्ड का, इनवर्ड का मतलब क्या होगा? लाने का। ये तुम्हारी शॉप है, शॉप तक तुम्हारी माल आएगा, शॉप तक तुम्हारा जो माल आएगा उस पर अगर तुम्हें किराया देना पड़ा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी श्रीनगर में वही सीमेंट की शॉप है, तो मैंने जम्मू से या दिल्ली से सीमेंट मंगा लिया, तो वहां जो मुझे किराया लगेगा वो क्या बन जाएगा मेरा? सर वो मेरा बनेगा कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड। दुकान तक ये चीजें लाने के लिए जितना भी मेरा खर्चा लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेट इनवर्ड। और जब मैं इनको बेचूंगा, जब मैं किसी कस्टमर को बेचूंगा और तब अगर मुझे किराया देना पड़ा, तब अगर मुझे नॉर्मली नहीं देना पड़ता है, क्योंकि जो माल खरीदा उसको देना पड़ता है, बट अगर मेरे डोमेन में है, अगर मेरी देखो नॉर्मली क्या होता है, जब मुझे माल, एग्जाम्पल ले लो आप, एक दुकानदार है श्रीनगर में, ठीक है, वो वहां पे क्या कर रहा है, कहीं से परचेज कर रहा है, तो जब वो परचेज करेगा वो उसके दुकान से माल उठाएगा, तो वहां पे प्राइस होगा उसको, जो उसको दुकानदार को देना पड़ेगा, और वहां से उसको जो भी ट्रक का, ऑटो का किराया लगेगा अपनी दुकान तक लाने के, जो उसको वहां से अपने दुकान तक जितना भी किराया लगता है उसको क्या बोलेंगे? कैरेज इनवर्स। उसके बाद जब मैं माल भेजूंगा तो मेरा कस्टमर मुझसे माल खरीदेगा, तो नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि मैं उसको बोलूंगा भाई उठा दे माल, वो उस कस्टमर के, अगर मैं होलसेल में डील करता हूँ तो उस कस्टमर का हेडेक है, उसको यहाँ से उठाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो उसका खर्चा होगा, मेरा खर्चा नहीं होगा। बट अगर मेरी सेल ऐसी होगी, हो सकता है मेरी सेल होगी, उस कस्टमर ने मुझे बोला आपको मेरे दुकान तक या मेरे घर तक माल पहुंचाना है, अभी कोविड के कंटेक्स्ट में देखो, तो कस्टमर बोल रहा है आपको मेरे घर तक पहुंचाना पड़ेगा, तो मुझे क्या लगेगा? एक तो मेरा जो सेल होगा वो, मैं उसको बोलूंगा ठीक है, सेल जो मेरी हो जाएगी 1000 की, और मुझे अलग से खर्चा देना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का 50 रुपये, तो 50 रुपये में जो मुझे अलग से देना पड़ता है वो क्या है मेरा? दैट्स माई एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड। समझ आई बात? नॉर्मली होना नहीं चाहिए कैरेज आउटवर्ड, अगर आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन इस तरह से हो रही है कि आप कस्टमर के घर तक, कस्टमर के दुकान तक जाओ, उसकी कहीं हुई प्लेस तक माल पहुंचाते हो, और वहां पे आपको कोई अलग से खर्चा देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कैरेज आउटवर्ड। अब मैंने क्या बोला? which are directly attributable to the cost of the product, which are directly incurred to bring the product in the shop, उनको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो मुझे किराया देना पड़ा उस सीमेंट के बैग को, उस प्रोडक्ट को अपनी दुकान तक लाने के लिए, वो क्या रहेगा? वो क्या बनेगा मेरा? डायरेक्ट एक्सपेंस। और सेल करने के बाद अगर मुझे किराया भी देना पड़ता है तो वो क्या बनेगा मेरा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है इस गुड को मेरे दुकान तक सेल कंडीशन तक लाने के लिए, तो उसका वो रूल नहीं है, ये उसके बाद का खर्चा हो गया, तो ये जाएगा प्रॉफिट लॉस में। तो समझ आई बात? हाँ सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रेट इनवर्ड क्या जाएगा? ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, और फ्रेट आउटवर्ड क्योंकि प्रोडक्ट तो यूजेबल कंडीशन में आ गया, अब उसके बाद तुमने बेच दिया, उसके बाद तुम्हें कोई खर्चा हो गया, वो तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस विच इज द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। एक तो जितने में तुम्हें सीमेंट का ट्रक पड़ा, प्लस तुम्हें जो रेट उसमें किराया देना पड़ा फ्रेट, तो तुम्हें सीमेंट कितने में पड़ा? वो जो तुमने उसको दे दिया, प्लस जो तुम्हें किराया लगा, तुम बोलोगे तुम्हें सीमेंट कितने में पड़ गया, तो दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। उसके बाद तुमने जब सेल कर दी, उसके बाद तुम्हें कुछ और किराया देना पड़ा, दैट विल नॉट फॉर्म कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, दैट विल नॉट फॉर्म कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, और वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरीके से वेजेस क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज होता है ना, वेजेस एंड सैलरीज। सैलरी मैंने बता दिया। वेज क्या होता है? मजदूरी जो मजदूर को जो पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेज। अब मजदूर कौन हो गया यहाँ पे? अब यहाँ पे फिर भी देखना पड़ेगा, नॉर्मली हम वेज बोलते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, नॉर्मली हम बोलते हैं
ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। कहां पे हम बोलते हैं जब ये ट्रक से आ गया तो जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी जो मैंने उसको दे दी जिससे मैंने परचेज करते वो, प्लस ये जो मुझे फ्रेट आया वो, प्लस यहाँ पे अब ट्रक पहुंच गया। आई विल ट्राई टू मेक ए ट्रक, ठीक है, ये ट्रक पहुंच गया। अब इसमें माल है तो इसको अनलोड करना है, इसको अनलोड करना है और यहाँ पे मेरा गोदाम है, इसमें पहुंचा देना है माल। तो यहाँ पे जो मैंने इन मजदूरों को पैसे दे दिए इसको वेज बोलते हैं, इसको वेज बोलते हैं। और क्योंकि इट इज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेड टू द गुड्स व्हिच आई एम परचेजिंग, तो ये बन जाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। और सैलरीज क्या होगी, जो स्टाफ को बाकी सब लोगों को सैलरी दी जाती है जिनका कोई भी रोल इन गुड्स के साथ नहीं है, वो बन जाएगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कभी आप देखोगे वेजेस एंड सैलरीज और कभी सैलरीज एंड वेज। तो वेज एंड सैलरीज जो है, अगर वेज एंड सैलरीज फैक्ट्री वाली आ जाती है कभी कभी, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में वो है नहीं, फैक्ट्री में बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। वहां पे फैक्ट्री का जो रेंट होता है, जो फैक्ट्री है जहां तुम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, उस फैक्ट्री का अगर तुम्हें रेंट देना पड़ता है तो रेंट डायरेक्टली, अगर फैक्ट्री नहीं होती तो रेंट नहीं देना पड़ता। फैक्ट्री किस लिए है, गुड्स बनाने के लिए, तो वहां पे वो फैक्ट्री का रेंट भी क्या जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर कहीं ऑफिस है, ऑफिस का रेंट, ऑफिस को कोई लेना देना नहीं है उस फैक्ट्री गुड्स उसी के साथ, तो वो बन जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो फैक्ट्री रेंट अगर होगा तो वो क्या बनेगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वहां पे फैक्ट्री में गुड्स बन रहे हैं तो गुड्स की जो कॉस्ट है उसमें ये फैक्ट्री का रेंट भी आ जाएगा। फैक्ट्री में जो भी वर्कर्स होंगे उन सब का कॉस्ट, अगर वो फैक्ट्री में वर्कर्स है उनकी सैलरी भी दे रहे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। तो क्रक्स है उन गुड्स की कॉस्ट के साथ क्या उनका कोई लिंक है कि नहीं है। अगर है उनका कोई रोल है डायरेक्टली उन प्रोडक्ट्स के साथ तो वो बन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर नहीं तो वो बन जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो तुम अपने एग्जाम के लिए याद रखो तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंस नॉर्मली क्या होगा, कैरेज इनवर्स या फ्रेट इनवर्स और तुम्हारा वेट्स हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पास फैक्ट्री भी है, हालांकि नहीं होगा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है, तो फैक्ट्री रेंट है तो याद रखो। बाकी फिर जितने भी खर्चे हो गए, चाहे सैलरी है, ऑफिस रेंट है, अपने इलेक्ट्रिसिटी पे कर दी दुकान की, तो इसका गुड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये सब क्या बन जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री तुमने ये इलेक्ट्रिसिटी तुमने ऑफिस की पे कर दी, ये इसका गुड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बट अब मुझे बता दो, अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीन है, मशीन में गुड्स बनाते हो और उस मशीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट कंजम्पशन होता है ना उन गुड्स के लिए, तब वो डायरेक्ट एक्सपेंस। तो फैक्ट्री में जितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर कोई भी तुम खर्चा ले लो, सिर्फ ये देखना है प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट लिंक है, अगर है डायरेक्ट लिंक तो वो बनेगा तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस और वो जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर नहीं है कोई लिंक वो तुम्हारा बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो तुम वो जाएगा तुम्हारा कहाँ पे, वो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। आई होप कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैंने तुम्हें हिंट दे दी, बाकी जितने भी तुम्हारे एग्जाम्पल्स देखो कहीं से उनको इस चीज पे एनालाइज करो तो तुम्हें समझ आ जाएगा, नहीं तो बाकी इधर उधर बुक से गूगल से पढ़ लेना, और अगर लगेगा कि नहीं समझ नहीं आ रहा है, सर से ही समझना है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे फॉर्मेट बनाता हूँ, दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है, बहुत आसान है। और एक चीज यहाँ पे बताऊंगा मैं तुम्हारे लिए, सिलेबस में अलग से था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और मैं यहाँ पे बताता हूँ नॉर्मली हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस को एक साथ बनाते हैं, एक साथ बनाते हैं, वो मैं बताता हूँ किस तरह बनाते हैं, ठीक है। बट अभी तुम्हारे लिए प्रॉफिट लॉस है तो मैं नीचे स्टार्ट करूंगा, बट ऊपर मैं दिखाता हूँ नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं। हम लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या था, अभी ट्रेडिंग अकाउंट भी है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो पहले ट्रेडिंग के आइटम लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, परचेज अकाउंट से परचेज है उसको करेंगे लेस करेंगे परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज में से लेस करेंगे परचेज रिटर्न तो तुम्हें परचेज आएगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पे आएगी तुम्हारी सेल्स, सेल्स में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न तो तुम्हारी निकलेगी नेट सेल्स कितनी हो गई है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बोल दिया है, ठीक है। और यहां पे फिर क्या आएगा तुम्हारा, इस सब को लेस करके जीपी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये तो बन गया, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। यहां तक क्या हो गया, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसके नीचे फिर क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हम इस लाइन को नहीं छोड़ते हैं, इसको इस लाइन को नहीं लिखते हैं, बट तुम विजुअलाइज करो, यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। अब यहां पे क्या आया हमें, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकला, अब मुझे बता दो, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस दोनों को याद रखो, ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम अगेंस्ट। अगर उसको भी याद छोड़ दो, जो तुमने अकाउंट बोला तुमने उनका रूल लगा दो। उनका रूल क्या लगा था, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था तो उसको ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, तुमने एंट्री क्या कर दी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। ज्यादा बड़ा साइड कौन सा है, सर क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तभी मुझे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर उल्टा होगा, डेबिट ज्यादा है मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल्स, तो फिर क्या निकलेगा मुझे, फिर निकलेगा सर मुझे ग्रॉस लॉस। बट मैं यहाँ पे मान रहा हूँ मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, तो क्या आएगा मेरा कहना मतलब है, मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो मेरा क्या निकलेगा, जीपी। ठीक है, जो हमने लास्ट एग्जांपल में कर दिया था। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आया मुझे, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करता हूँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे 2 जीपी था, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करता हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां से जो ये जीपी था, ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट था, इसको मैं ट्रांसफर करता हूं पीएनएल में और ट्रेडिंग अकाउंट को करता हूं क्लोज। तो यहां पे जो ये 2 जीपी था, ये मैंने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब यहां पे जो प्रॉफिट बचा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 जीपी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो बाय जीपी आ गया, यहाँ पे 2 जीपी था, इस जीपी को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो कर दिया बाय जीपी। तो ये कहां से आ गया, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंप्लाइड होता है। ठीक है, तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आया 2 जीपी, उस जीपी को ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये यहां से अब बनेगा हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बाय जीपी। तो जीपी मेरा कितना आया, इतना, उसमें से क्या लेस करेंगे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर तुम्हें कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, वो प्रॉफिट लॉस से लेस हो जाएगा। और अगर तुम्हें कोई इनडायरेक्ट इनकम आई, डायरेक्ट इनकम तुम्हारी सेल हो सकती है, तुम्हारी कुछ इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है। कैसे, इस बिजनेस की शायद एफडी है या इसका बिजनेस बैंक में पैसा रहता है, बैंक से जो इंटरेस्ट आएगा तो वो क्या है, वो तो बिजनेस की इनकम है। क्रेडिट ऑल इनकम अगेंस्ट बैंक से जो इंटरेस्ट आया वो तुम्हारी इनकम है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाय इनडायरेक्ट इनकम, बाय इनडायरेक्ट इनकम। या तुमने फिक्स्ड एसेट कोई बेच दिया, वहां से कोई फायदा हुआ, तो वो मेरी क्या रहेगी, इनडायरेक्ट इनकम। और अगर तुम्हारा खुदा ना खासा कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो एबनॉर्मल लॉस एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो खर्चे हो ही जाते हैं, और कोई लॉस अगर हो जाए उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं या कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, तो वो इस तरह से आएगा। अगर तुम्हें कोई एबनॉर्मल गेन हो गया, वो इस तरह से, मतलब बाकी बचा कुचा सारा पीएनएल में जाएगा। अगर फायदा है तो इस तरफ जाएगा, क्रेडिट जाएगा, क्योंकि रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रूल पढ़ते ना वही, नॉमिनल्स का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कोई भी इनकम होगी या कोई भी गेन होगा, इस तरफ जो है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, कोई भी एक्सपेंस होगा, कोई भी लॉस होगा, वो डेबिट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल में। और लास्ट में तुम्हारा क्या निकलेगा, टू नेट प्रॉफिट। अगर ये इनकम ज्यादा है, एक जो इनडायरेक्ट इनकम है, एबनॉर्मल गेन है, हो सकता है ये दोनों ही ना हो, और ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तुम्हें क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट, जो हम ट्रांसफर करते हैं फिर बैलेंस शीट में, वो हम जो ओनर है उसकी कैपिटल में ऐड करते हैं। अगर सोल प्रॉफिट है, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स में जाता है, और अगर कंपनी है, कंपनी के पीएनएल में जाता है, वहां से कंपनी डिविडेंड देती है। ठीक है, क्योंकि वो मालिकों का पैसा होता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ तक विजुअलाइज करने के लिए मैं अगेन लाइन खींचता हूँ। तो यहां तक तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके नीचे तुम्हारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। मैंने दोनों अकाउंट यहाँ पे बना दिए। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकलता है तुम्हें, जीपी और सीएल भी निकल सकता है, मतलब ग्रॉस लॉस भी निकल सकता है। अगर ये साइड बड़ा है तो ये साइड कम है, तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस। और वो ग्रॉस लॉस फिर अगर ग्रॉस लॉस होगा, वो ग्रॉस लॉस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और उसमें से खर्चे लेस हो जाएंगे तो और लॉस आएगा, तब यहाँ पे तुम्हारा बाय नेट लॉस आएगा। ठीक है, वो सारा डेबिट क्रेडिट है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ
मिला, मैं मान रहा हूँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बदले लॉस पूछ सकते, अभी जो मैंने नोट्स बना दिए है, नोट्स में तुम यहाँ पे भी दिखा दो ग्रॉस लॉस, यहाँ से भी दिखा दो ग्रॉस लॉस, वो तब है अगर ग्रॉस लॉस होगा, अगर नहीं तो इस तरह से फॉर्मेट बनेगा। बट क्योंकि दोनों तरीके से हो सकता है तभी मैंने वो ग्रॉस लॉस भी रख लिया था वहां पर। तो ऐसा नहीं है कि जीपी होता है जीएलपी होता है, या तो जीपी होगा या तो जीएल होगा। जीपी होगा तो क्योंकि ये क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इस तरफ से कम आएगा, तो इस तरफ से बैलेंस करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट है और फिर जाकर वो इधर ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी, और जीपी को ट्रांसफर करते हैं हम कहां पे, प्रॉफिट लॉस में, तो एंट्री करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हम एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, और उस ग्रॉस प्रॉफिट को फिर ट्रांसफर कहां करते हैं, प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बाय जीपी, उसके बाद प्रॉफिट लॉस को डेबिट। तो ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने अभी पढ़े, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर मशीनरी है जो फैक्ट्री में है उस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी, अगेन दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि दैट हैड द रोल टू प्ले इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट अगर नॉर्मल ऑफिस में जो फर्नीचर है उसका गुड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो दैट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, स्टाफ वेलफेयर है, सैलरीज है, ये सारे जितने भी खर्चे हैं, सेल्स के कंटेक्स्ट में, सेल्स के साथ या मैं एक और बताऊंगा, अगर खर्चा परचेज के कंटेक्स्ट में है तो वो बनेगा डायरेक्ट, और अगर कोई खर्चा सेल के कंटेक्स्ट में है तो मेरा इनडायरेक्ट बनेगा, याद रखना। क्योंकि हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेच दिए उनकी कॉस्ट कितनी है, तो जो सेल के साथ सेल्स कमीशन या कुछ ऐसे खर्चे हो गए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही माने जाएंगे, क्योंकि दैट आर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बेच दिया मैंने इसकी कॉस्ट है, जो यहाँ तक सेल पोजीशन तक लाने तक जितने भी खर्चे हो गए दैट आर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करते हैं तो वो मेरा आ जाता है फिर नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि क्लोज स्टॉक ऐसा उससे पहले कोई अकाउंट होता नहीं है, क्लोज स्टॉक की वैल्यूएशन होती है। क्लोज स्टॉक जो हम वैल्यू करते हैं तो उसको दो चीजें याद रखनी होती है। हमारे पास कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, वो बोलता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। तो क्लोजिंग स्टॉक को जो वैल्यू करते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, और उसका जो वैल्यू करते हैं वो हम करते हैं कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो वैल्यू करते हैं कॉस्ट, जो इन गुड्स की कॉस्ट होगी, मतलब एक तरीका ये होगा, तुम क्या करोगे, 31 मार्च को अपना दुकान बंद करोगे, किसी भी कस्टमर को नहीं आने दोगे, और सारा माल क्या करोगे, वैल्यू करोगे, और तुम्हें उसकी कॉस्ट पता चलेगी, इन गुड्स की कॉस्ट कितनी है या उनकी एनआरवी कितनी है, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, और इनका सेलिंग प्राइस माइनस जितने भी खर्चे इनमें हो सकता है, हमें लगता है खर्चे हो जाएंगे सेल करने के लिए, वो सारे लेस हो जाएंगे, दैट इज द एनआरवी। तो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर उतने में क्लोज स्टॉक को वैल्यू करते हैं, ताकि हम कोई प्रॉफिट एंटिसिपेट ना करें, और अगर कोई मुझे लगता है लॉस हुआ है वो इसी साल बुक होना चाहिए ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट। ये पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट भी मैचिंग कंसेप्ट होता है, मतलब जितने भी ये रेवेन्यूज है, ये रेवेन्यू है मेरा, हाँ सर ये रेवेन्यू है मेरा, इस रेवेन्यू के लिए जितने भी खर्चे होंगे इस रेवेन्यू के लिए, वो सारे इसमें से लेस करो रेवेन्यूज को, और वो सारे एक्सपेंसेस जो हो गए हैं, तभी हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन जो इस साल हो गई, डेप्रिसिएशन के बारे में एक लेक्चर में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दूंगा जरूर। डेप्रिसिएशन जो हो गई है फर्नीचर की, वो एसेट्स मैंने इस साल यूज कर दिए, उनकी लाइफ 5 साल है, मगर इस साल के लिए एटलीस्ट कितना एट्रीब्यूटेड है सर, 1/5 है, तो वो खर्चा इसी साल के लिए जा रहा है, तो रेवेन्यू के लिए उसका रोल है, तो वो रेवेन्यू के साथ लिंक होना चाहिए, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ये इंडायरेक्ट, सबका रोल है इन रेवेन्यूज के साथ, तो वो इसमें जाने चाहिए। ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट में बनता है। अब मैं तुम्हारे नोट्स से देखता हूँ कोई चीज़ मत छूट गई, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया। नोट्स में मैंने कुछ चीज़ें टर्म्स हुई है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तुम लोगों के साथ। इस तरीके से तुम्हारा प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गया। कल हम बैलेंस शीट बना देंगे और ऑलमोस्ट हमारी बेसिक अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब तुम अपने नोट्स पे आ जाओ। नोट्स पे सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मुझे नेट प्रॉफिट पता चलता है, और दोनों से मिलाकर मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड से, और अगर ग्रॉस लॉस अकाउंट बनाना खासा तो वो डेबिट साइड से आता है। और इसमें से फिर जितने भी एक्सपेंस हो गए हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए थे उनको मैं लेस कर लेता हूँ। और एक्सपेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है तुम लोगों को क्या होते हैं। प्रॉफिट लॉस क्या करता है, जो भी ये रेवेन्यू है उसके साथ जितने भी खर्चे उस साल में हो गए तो इनका टू अर्न दिस रेवेन्यू वो उसके साथ लेस होते हैं, कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ पीएनएल में। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ये पता चला जो ट्रेडिंग अकाउंट से सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। सेलिंग मतलब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इनको हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं। तुम्हें बाइफरकेट करने की जरूरत है नहीं, बट ऐसा नॉर्मली होता है। हम एक हेडिंग बोलते हैं सेलिंग पे इतना खर्चा हो गया, मैनेजमेंट पे इतना, मेंटेनेंस पे इतना होगा, तुम्हें उतना जाना नहीं है।
जो डायरेक्ट नहीं है वो सारा इनडायरेक्ट है, वो जाके इधर डालोगे तो तुम्हें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा और वो बिल्कुल ठीक बनेगा। ये सिर्फ हम जो मैंने नोट्स में लिखा है ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब जो सेल्स के कंटेस्ट में जितने भी खर्चे हो गए, सेल्स कमीशन हो गया, कैरेज आउटपुट हो गया, या हमने लास्ट में कमीशन दे दिया सेल करने के लिए, उन सबको क्या बोलते हैं, या एडवर्टीजमेंट कर दी दैट इज इनडायरेक्ट, एडवर्टीजमेंट कर दी दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, जो सैलरीज है, ऑफिस का रेंट है, बिल्डिंग का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, ये सारा मैनेजमेंट एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इनको बोलते हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंस में क्या आएगा, फिक्स एसेट पे जो खर्चा हो जाएगा तुम्हारा इंक्लूडिंग उनकी डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन वो सारा उसमें आ जाएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंस, अगर तुमने बैंक से लोन ले लिया तो वो जो इंटरेस्ट तुम पे करते हो वो सारा तुम्हारा क्या बनेगा, फाइनेंशियल है। और क्योंकि उनका गुड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है तो वो तुम्हारा क्या आएगा, वो तुम्हारा क्या बनेगा, वो तुम्हारा बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट वही लोन अगर मैंने मशीनरी के लिए लिया है और मशीनरी के होने के चक्कर में क्या बनेगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा क्योंकि दैट हैज द रोल विद द प्रोडक्ट। बट हालांकि तुम्हारे में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है तभी सारा ये चीज़ नहीं है। बट सपोज अगर होगा, अगर मशीनरी के लिए लोन लिया है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, मशीनरी पे जो लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और इस तरह से अगर तुम्हारे एबनॉर्मल लॉस हो गए, एक तो नॉर्मल लॉस होते हैं जो नॉर्मल होने के बाद कुछ एबनॉर्मल लॉस है, सपोज अर्थक्वेक आ गया तो उस वक्त जो नुकसान हो गया दैट इज एन एबनॉर्मल लॉस, दैट अगेन विल बी द पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। या लॉस बाय फायर हो गया दैट्स एन एबनॉर्मल लॉस। इसी तरह से अदर इनकम होगी, बिजनेस का तो सेल इज द मेन इनकम, इस तरह से इनके अदर इनकम क्या हो सकती है, इनका बैंक में पैसा पड़ा है उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, या फिक्स्ड एसेट को बेच दिया वहां से कुछ फायदा हो गया, दैट इज द इनकम। सपोज तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट बना था, तुमने एक फिक्स्ड एसेट लिया था, सपोज तुमने एक कंप्यूटर लिया था और कंप्यूटर तुमने 50,000 में लिया था और तुमने उसको राइट ऑफ कर दिया था, डेप्रिशिएट कर दिया था और आज की डेट में उसकी वैल्यू आपके बुक में 20,000 थी और तुमने किसी को 30,000 में भेज दिया। तुम एसेट को करोगे क्रेडिट कितने से, 20,000 से, तुम्हें कितने का फायदा हुआ, 10,000 का फायदा हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 तो एसेट 20,000 का, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 10,000, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहां जाएगा, क्या वो सेल में जाएगा, सेल में सिर्फ सेल ऑफ गुड्स जाएगा, बाकी जितना भी तुमने सेल कर दिया वहां से जो फायदा हो गया दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अदर इनकम है, नॉन ट्रेडिंग इनकम वो होती है, मतलब दिस इज द ट्रेडिंग इनकम अदर देन दैट ऑल आर नॉन ट्रेडिंग इनकम। एबनॉर्मल गेन्स, अगर तुम्हें कभी गेन हो गया, ठीक है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, यू आर नॉट हैविंग द मोटिव ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर तुमने फिक्स्ड एसेट बेच दिया और वहां से तुम्हें फायदा आ गया दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ। फिर मैंने तुम्हें प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट बता दिया, यहाँ पे टू ग्रॉस लॉस तब होगा अगर ग्रॉस लॉस होगा, ऐसा नहीं है कि ग्रॉस लॉस हर बार होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मली होता है तो बाय जीपी। उसके बाद फिर अदर इनकम में आपके पास डिस्काउंट आपको मिल गया, हमने बोला ना क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट रिसीव जब मैंने कैश बुक का बोला था, अगर मुझे क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला दैट इज माय इनकम एंड दैट इज माय इनडायरेक्ट इनकम एंड दैट विल गो टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इस तरह से अगर मुझे कमीशन मिल गई, इसी तरह से नॉन ट्रेडिंग इनकम है, बैंक इंटरेस्ट है, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, ये मैंने सारे कुछ किए जितने भी खर्चे होते हैं, तुम्हें इतना डेप्थ में याद रखने की जरूरत नहीं है। क्रैक्स वही है, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और डायरेक्ट इसमें 2-3 होते हैं नॉर्मली। वेजेस है, क्योंकि तुम्हारे पास मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं है तो बहुत सारे खर्चे तुम्हें याद नहीं रखने हैं, तुम्हारा नॉर्मली ट्रेडिंग है तो वेजेस है, फ्रेट इनवर्ड है, और अगर ऑप्ट्रा वो सब खत्म हो गया, कोई रॉयल्टी दे दी डायरेक्टली टूवर्ड्स द प्रोडक्ट दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरीके से तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, ठीक है। फिर लास्ट में क्लोजिंग एंट्रीज वही है जो तुम्हारे पास जो लेजर अकाउंट्स है, यू हैव दिस सेल्स अकाउंट है, तुम्हारे पास परचेज अकाउंट है, ये सारे खर्चे हैं, मतलब नॉमिनल अकाउंट जितने भी होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वहाँ पे उसको हम बैलेंस शीट में नहीं लेते, उसको हम खत्म करते हैं। तो हम एक एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट जो है, सैलरीज में पता चल रहा है पूरे साल में इतनी सैलरीज देगी, तो सैलरीज का बैलेंस इतना है, तो सैलरी को खत्म करता हूँ मैं, उसका डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करता हूँ, एंट्री करता हूँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, तो सैलरीज अकाउंट को क्लोज करता हूँ, वो पूरे साल का क्लोज हो जाता है। फिर अगले साल होगा तो अगले साल की लेजर अकाउंट नए से बनाऊंगा, अगले साल के सैलरीज अलग से पड़ेंगे, पिछले साल की सैलरीज उसमें नहीं जाएंगे, तो इन सबको हम क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। बेसिकली हम सारे इन अकाउंट्स को क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। ये तुम लोगों को क्या करना है, नॉमिनल अकाउंट जो है उनको बैलेंसिंग नहीं करते, उनको क्लोज करते हैं, टोटल करते हैं फिलहाल ट्रायल बैलेंस के लिए, फिर बाद में उनको क्लोज करते हैं और उनको लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जिसका भी वो आइटम होगा, तो उनको क्लोजिंग एंट्री। और कुछ एडजस्टमेंट्स में है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या होता है ना, हम जो मैंने तुम्हें स्टार्ट में ही बोला था कि अकाउंटिंग दो तरह की होती है, एक कैश बेस्ड अकाउंटिंग होती है और एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग, मतलब व्हेन यू डू अकाउंटिंग यू हैव टू अप्रोच। मान लीजिए मैं बोलूँगा कि यार जब मैं गुड्स बेचूंगा और जब मुझे कैश आएगा तभी मैं सेल मांगूंगा, तो जब कैश आएगा तभी मैं सेल मांगूंगा। दूसरा कि नहीं, मैंने किसी को भेज दिया सेल, मैंने किसी को सेल कर दिया, दैट इज माई सेल, वो मुझे कैश देगा अभी तो मैं एंट्री करूँगा कैश अकाउंट है टू सेल, और वो मुझे पैसे नहीं देगा अभी तो मैं डेटर
अकाउंट डेबिट टू सेल करूंगा, बट आई विल बी बुकिंग द एंट्री ना, आई विल बुकिंग द सेल, मैं वेट नहीं करूंगा उसका, वो नहीं देगा तो मैं डेटर क्रिएट करूंगा, और जब वो डेटर देगा तब कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर करूंगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्रूअल अप्रोच, ठीक है। इसी तरीके से अगर कैश है वो तभी मानेगा सेल हो गई जब कैश में सेल आ गई, और जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक वो सेल नहीं मानेगा, दैट इज कैश बेस में, हम वो कैश बेस नहीं करते। तो कहने का मतलब मुझे है हम एक्रूअल बेस पे करते हैं, और जब हम प्रॉफिट लॉस को करेंगे हम एक्रूअल बेस है। मेरे कहने का मतलब दूसरा तरीका ये है कि अगर मैंने पूरे साल में सैलरीज अभी तक 55,000 दे दिए, हर मंथ में 5-5 हज़ार सैलरी देता हूँ और वो 7 तारीख को देता हूँ, और इस मंथ 31 मार्च को क्लोज हो गया, तो 5,000 की सैलरी तो इस मंथ का खर्चा है ना, इस मंथ का खर्चा है, वो खर्चा एक्रू हो गया। क्या बोला है? एक्रू हो गया, वो एक्रू हो गया, बट अभी देना नहीं है, देना मुझे 7 तारीख को देना है, बट मैं इस साल की बुक्स बना रहा हूँ, तो मेरा मैचिंग कंसेप्ट होता है रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस को मैच करो। वो 5,000 का सैलरी जो मैंने अभी नहीं दिया है, बट दैट हैज बीन इनकर्ड इन दिस पीरियड, दैट शुड गो इन द P&L ऑफ दिस ईयर ओनली। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एडजस्टिंग एंट्री करता हूँ। मैंने कल भी बोला था ट्रेडिंग अकाउंट में हम कुछ एडजस्ट एंट्री थे, यहाँ पे तो मैं करता हूँ सैलरी, हर महीने मैंने एंट्री क्या की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट, बट इस मार्च को क्योंकि अभी मैंने सैलरी नहीं दी है एम्प्लॉइज को, मैं सैलरी अकाउंट डेबिट तो सैलरी आउटस्टैंडिंग करूंगा 5,000 रुपया, और वो 5,000 का 5,000 मेरा सैलरी जो है वो हो जाएगा सैलरी में, तो मेरी पूरे साल की सैलरी अब 60,000 होगी, हर महीने 5,000। तो पीरियडिक कंसेप्ट से, मैचिंग कंसेप्ट से मेरा खर्चा कितना जाना चाहिए था, 60,000 जाना चाहिए था मैचिंग कंसेप्ट से। तो मैं क्या करूंगा, 60,000 के लिए अभी तो मैंने 55,000 तो कर दिया है कैश में, तो 5,000 के लिए एडजस्टिंग एंट्री करूंगा, मैं सैलरी अकाउंट डेबिट करूंगा तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, और ये सैलरी आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी रहेगी, ये जाएगा मेरा कहाँ पे, बैलेंस शीट में, और अगले 7 तारीख को जब मैं पे करूंगा तो एंट्री हो जाएगी सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो वो कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अगर कोई एक्सपेंस होगा, इसी तरह से कोई इनकम होगी, अगर बैंक इंटरेस्ट हमारी एफडी है तो वहाँ पे बैंक इंटरेस्ट अभी बैंक ने नहीं दिया है, बट एक्रू हो गया है तो हम उसका एंट्री करो, तो धीरे से कंसेप्ट एक्रू थोड़ा पढ़ लेना, इसी तरह से इस हम करते हैं। तो अब इसके नीचे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं 7-8, वो कर देना तुम लोग, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। कल मैं बैलेंस शीट पे लेक्चर चढ़ा दूंगा, और उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम मतलब 1-2 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज़्यादा तुम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, बट करेंगे 1-2, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अच्छा जिन लोग थ्योरेटिकली हमें बोला, तो अगर एक क्वेश्चन होगा विद फिगर्स, उसको हम कैसे करेंगे। तो कल के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे बैलेंस शीट के बाद ही हम वो चीज़ें कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ टाइम बचा नहीं, मतलब कुछ बचा भी नहीं है, जो सारे अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस से जो नॉमिनल नेचर के थे वो यहाँ पे आ गए, जो बचा कुछ माल है वो जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, और यहाँ से प्रॉफिट जाएगा वो कैपिटल में ऐड करेंगे, और जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स वो आएंगे, इस तरीके से हम बैलेंस शीट बनाएंगे, वो बैलेंस हो जाएगी तो हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंट्स फ्रॉम द जर्नल तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, वो स्टेज जो मेनली है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो छोटे छोटे एक जो है आपकी इसमें बैंक कैश स्टेटमेंट को, और एक डेप्रिसिएशन में खुद से कराना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फील आ रहा है कि वो बच्चों को पता होना चाहिए, वो 2 लेक्चर हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा ये सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। फिर कुछ है पार्टनरशिप का हम 1 दिन में करेंगे, और कुछ छोटे छोटे इश्यूज है उनको भी हम एक आध दिन में कंप्लीट करेंगे। हार्डली 4 से 5 लेक्चर पूरा हमारे हो जाएंगे, और हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं बैलेंस शीट के साथ।